हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग पीवाई की सीरीज में हम लोग अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक आध क्वेश्चन आता है हर साल। आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक साल होगा जिसमें नहीं आया होगा, ऐसे एक क्वेश्चन ये देते ही है हर साल। ठीक है, और इजी टॉपिक है जो 10+2 में पढ़े हैं, मोर और लेस वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सिलेबस इज सेम एज व्हाट यू हैव लर्न। जो ग्रेजुएशन वाला टॉपिक होता है वो तो आपके कोर्स में ही नहीं है, पर एक्सेल ऑप्टिक्स और मैट्रिक्स वगैरह यूज करके जो होता है वो सब है नहीं आपके कोर्स में। तो सिंपल जो 10+2 का स्टफ है वही आपका जैम में भी पूछता है। ठीक है, तो इस पूरे पीवाई की सीरीज में हम लोग सारे क्वेश्चंस को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है हम लोगों ने। पहले तो सेक्शंस में डिवाइड किया है, फिर हर सेक्शन को हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। और जितना भी क्वेश्चन 2005 से लेकर 22 तक क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक आध छूट जाए तो आप हमको अगर नोटिस में ले आएंगे तो वो भी कर देंगे, लेकिन कोशिश तो यही है कि सारा ही क्वेश्चन हमने ले लिया है। ठीक है, जो 2005 से 22 तक का पेपर में आया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। और प्रीवियस पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हम सिर्फ आईआईटी एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, चाहे आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो प्रीवियस पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन या तो वही आ जाते हैं या उसी टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, वो एक तरह से एग्जामिनर माइंडसेट बताता है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। इवन मुझे लगता है, मैंने तो कभी उस टीम में मैं पार्ट नहीं रहा हूँ, जो क्वेश्चन सेटर भी होते होंगे ना, वो भी हर साल तो सेम नहीं रहते होंगे, अलग अलग रहते होंगे। तो मेरे ख्याल से वो भी जब क्वेश्चन सेट करते होंगे तो पीछे का पेपर जरूर उठाते होंगे, भाई क्या पहले वालों ने क्या मतलब क्वेश्चन पूछा है, ये देखने के लिए जरूर उठाते होंगे। जैसे कई 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 बार जैसे इवन प्रैक्टिकल का भी फाइल लिखते हैं तो हम लोग लैब में देख लेते हैं पीछे सीनियर्स लोगों ने किस तरह से किया था, या कभी बीटेक प्रोजेक्ट किया तो जरूर रेफर करते थे कि पहले के जो पास स्टूडेंट है क्या बीटेक प्रोजेक्ट किया, तो वही हम लोग कोशिश करते हैं उसी टाइप का हम लोग भी करें। तो एक ये माइंडसेट है, तो इसलिए ये हमेशा ही सही होता है कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप प्रीवियस पेपर जरूर करें। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, आपको आइडिया रहता है कि आपकी तैयारी कैसी है, कितना और करना है, और मतलब क्या लेवल है, क्या छूट रहा है, ये सब का आइडिया हो जाता है। तो बेस्ट वे टू रिवाइज द फॉर द एग्जाम इज टू डू द प्रीवियस पेपर। ठीक है, okay, so let's do this geometrical optics. Before that, let me introduce myself. I'm Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years, और IIT JAM के लिए I have been teaching since 2005. ठीक है, जब से एग्ज़ाम ये हो रहा है। तो let's start this topic, geometrical optics. Okay, so MCQs पहले तीन पैटर्न में क्वेश्चन आता है आपका, तीन टाइप का, MCQ, MSQ और NAT। तो MCQ में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक करेक्ट होगा, अब बाकी 3 इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जैसे दिख जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेना है। अब देखो ये क्वेश्चन 2005 में आया था, पहली बार एग्जाम 2005 में हुआ था। तो देखिए उस समय 15 ऑब्जेक्टिव होते थे, तब भी एक क्वेश्चन उसमें से ये लोग पूछा है, उसमें सब्जेक्टिव का वेटेज ज़्यादा हुआ करता था। और वो एक तरह से, अब चलिए वो तो अलग टॉपिक है कि क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन सही एग्जाम माना जाता है। एनीवे, देखिए क्या लिख रहा है, a combination of two thin convex lenses of equal focal length is kept separated along the optic axis by a distance of 20 centimeter between them. Two thin convex lens है आपका, एक लेंस ये हो गया और एक लेंस आपका ये हो गया, और सेम फोकल लेंथ है, सेम फोकल लेंथ है, और डिस्टेंस जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। और एक ऑब्जेक्ट रख दिया है इसने यहां पे 10 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। Its image will be formed on the other side at distance x from the second lens. ये ऑब्जेक्ट है, अब बोल रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो यहां फॉर्म हो रहा है, तो बताओ ये x का वैल्यू क्या है।
उसके पहले देखो क्या बोल रहा है, द कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक ए लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। देखिए सिस्टम और टू लेंस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और ये आप याद भी कर लेंगे, ठीक है। ये 10+2 में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप याद कर लेंगे इसको, ठीक है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आज जो सिस्टम टू लेंस है गिवन बाय दिस, f1 और f is positive for convex lens and negative for concave lens। और जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। ये 1/f है, ये भी 1/f है, ये हो जाएगा d/f², ठीक है। एंड d इज गिवन टू यू, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/f इक्वल्स टू d/f²। सो f is nothing but d/2, so that is 20/2, 10 सेंटीमीटर, यानी एक एक का जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम लोग इमेज का पोजीशन निकाल लेते हैं। ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है। तो लेंस 1 का देखोगे आप लेट्स कॉल इट L1, और इसको L2 बोल दिया जाए। तो पहले हम लोग लेंस 1 की वजह से इमेज निकालेंगे, और लेंस 1 की वजह से जो इमेज फॉर्म होगा वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही अप्रोच रहता है हम लोग का। लेंस 1 के वजह से पहले इमेज निकाल लेंगे, और लेंस 1 का जो इमेज होगा वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 सेंटीमीटर दूर है। ये 10 सेंटीमीटर क्या है, दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1। यानी इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। हम लोग जानते हैं कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इमेज गेट्स फॉर्म एट इन्फिनिटी। हम लोग 7वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इमेज जो है इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, इन्फिनिटी ऑन द राइट हैंड साइड इधर फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि लेंस 2 के लिए लेंस 1 का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है फिर, इट इज लाइंग एट इनफाइनाइट डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट। बात समझो। अप्रोच ये होता है कि जब भी आपको सिस्टम 2 लेंसेज दिया रहता है तो लेंस 1 का जो इमेज होता है वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो लेंस 1 का इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस 1। तो लेंस 1 से राइट हैंड साइड इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो L2 से उसका दूरी क्या होगा, वो भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। इन्फिनिटी -20 इज इन्फिनिटी। तो लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा इट विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेंस 2 का बात करें तो आई विल टेक U एज इन्फिनिटी, ठीक। F हमें दिया हुआ है, F हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और V निकालना है। तो फार्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इज 1/F। सो 1/V, U को इन्फिनिटी पुट कर दोगे और 1/F 10 है, तो यानी V जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। V जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। इमेज ऑन द राइट हैंड साइड डिस्टेंस x फ्रॉम द सेकंड लेंथ, सेकंड लेंथ का सेंटर से बोल रहा है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। सो दिस इज द क्वेश्चन विच अपीयर्ड इन 2005, ठीक है। ये 2005 में अपीयर हुआ था। सब्जेक्टिव का था तो ऑब्जेक्टिव कम पूछता था, तो एक आध क्वेश्चन ही कभी कभार आता था, बाकी सब्जेक्टिव पूछते थे ये लोग, ठीक है, ऑप्टिक्स से। ओके, देखो क्या बोल रहा है, 2014 का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक कोलिमेटेड बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर 1 नैनोमीटर, नहीं यार ये मिलीमीटर होगा, नैनोमीटर तो बहुत कम हो जाएगा। अब ये लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 50 मिलीमीटर है कि सेंटीमीटर है, मेरे ख्याल से अगर कोई ऑपरेटर ने एरर किया होगा तो सेम टाइप का एरर ही करेगा ये, यानी कि ये भी जो है आपका लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, ये m मिलीमीटर ही होना चाहिए। चलो देखें आंसर, मतलब कोई अगर मिलीमीटर ही है, ऐसे फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर, एक दूसरा f है। अच्छा चेक कर लें क्या,
2014 का पेपर है, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको 1 मिनट। हाँ जी ठीक है, ये सब मिलीमीटर में ही है, ठीक है। अभी चेक कर गया है, सारा जो है ना मिलीमीटर में ही है आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। A collimated beam of light of diameter 1 millimeter is propagating along x-axis. The beam is to be expanded to a collimated beam of diameter 10 millimeter. ठीक है, using a combination of convex lenses, a lens of focal length 50 millimeter and another lens of focal length f are to be kept at a distance d between them. Okay, the value of f and d is, देखो ये एक्चुअली कोलीमेटर का बात कर रहा है, कोलीमेटर का बात कर रहा है। देखो कोलीमेटर पे कभी फुर्सत में ना एक आध पूरा क्लास ही ले लेंगे। कोलीमेटर पे का इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है कोलीमेटर, और आपको हम ये भी हम बता सकते हैं कि कहाँ कोलीमेटर का जरूरत पड़ता है। एक्चुअली मतलब आई हैव गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग कोलीमेटर। मतलब मैं लेजर पे काफ़ी वर्क करता हूँ, आई हैव ए डिफरेंट सेटअप, वहाँ पे आई डू लॉट ऑफ वर्क ऑन लेजर। तो मैं आपको बताऊंगा, कभी दिखाऊंगा ये वीडियो पे कि कैसे कोलीमेटर का यूज करते हैं हम लोग व्हेन वी हैव टू एक्सपैंड द बीम डायमीटर। बीम का डायमीटर को एक्सपैंड करना होता है। देखो कैसे एक्सपैंड होता है, मतलब ये आपका सपोज को ये आपका बीम है, ठीक, ये आपको दे रखा है, कितना है जी, 1 मिलीमीटर। अब यहां पे एक लेंस हम लोग यहां रख देते हैं, ठीक, बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, अच्छा रहेगा। अब ये क्या होगा कि एक तरफ का लेंस बड़ा रहता है, एक तरफ का लेंस छोटा रहता है। ये स्ट्रेट है, थोड़ा सा तिरछा टाइप का बन गया है यार। अब मान के चलो स्ट्रेट है, नहीं मानोगे? ये जो है ना ऐसे स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये बीम डायमीटर ऐसे एक्सपैंड हो गया, ये हो गया 10 मिलीमीटर। वो नहीं रहा यार, 10 मिलीमीटर, ठीक। अब देखो कैसे काम करता है ये मान लो आपका स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है, तो ये पैरेलल रेज आ रहा है, पैरेलल रेज आ रहा है, तो इमेज कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा, स्मॉल एफ पे, ठीक। अब ये डिस्टेंस ऐसा एडजस्ट करते हैं हम लोग, डी को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ये पॉइंट जहां कन्वर्ज हो रहा है दैट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल एफ फ्रॉम द सेकेंड लेंस, दैट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब उसमें कोलीमेटर इस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है तुम्हारा, मतलब दिखाएंगे आपको कभी वीडियो में ना, आपको हम दिखाएंगे। और ये जो लेंस लगा रहता है ना, ये लेंस जो है कुछ इस टाइप का अलग से एक केज में लगा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चूड़ी टाइप का होता है, इसमें खोल के बाहर अंदर कर सकते हैं। इसको खोल के ना, ये दूसरा लेंस नहीं है ये, मतलब ये एक अलग से यूनिट रहेगा, इस तरह का लेंस का यूनिट रहता है, ठीक है। और बीच में एक लेंस हुआ, इसको खोल के चूड़ी से कसते हैं तो अंदर हो जाता है, खोलने से बाहर हो जाएगा, कसने मतलब अंदर बाहर थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं हम लोग कि आपका ये जो डी, जो ये पॉइंट जहां पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है वो पॉइंट कैपिटल एफ का दूरी पे आ जाए। मतलब डी को ऐसा एडजस्ट करोगे कि जो पॉइंट जिस पे कन्वर्ज हो रहा है रेज, वो दूसरे लेंस से फोकल लेंथ का दूरी पे आ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो रेज बाहर निकलेगा वो आपका पैरेलल निकलेगा, जो रेज बाहर निकलेगा वो पैरेलल निकलेगा। तो 2-3 चीज समझ में आ रहा है हम लोग को,
एक तो d शुड बी इक्वल टू f प्लस कैपिटल F। स्मॉल f आपको दे रखा है, स्मॉल f आपको 50 मिलीमीटर दे रखा है, कैपिटल F निकालना है हम लोग और d भी निकालना है, ठीक। और ये सब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हो। ये मान लो अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये आपका दूरी कितना है, ये दूरी आपका 0.5 mm है, और ये दूरी कितना हो गया, ये दूरी आपका 5 mm हो गया। अब अगर हम tan थीटा का बात करें तो tan थीटा अगर इस ट्रायंगल में आए तो ये दूरी कितना है, ये आपका स्मॉल f हो गया, तो 0.5 अपॉन सारा ही मिलीमीटर में है गेम, ठीक है, तो ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया 5 मिलीमीटर tan थीटा अपॉन ये डिस्टेंस कैपिटल F हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये अगर दशमलव हटा देंगे तो ये 500 हो जाएगा, तो कैपिटल F हो जाएगा आपका 500 mm, 500 mm कैपिटल F हो गया, ठीक, डी आंसर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 500, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। हम देखो आई एम यू कैन से टीचर कम इंजीनियर एज अ प्रोफेशन, ठीक है, तो आई मेक ए मशीन इन्वॉल्विंग लेजर यूनिट, वहाँ पे इसका काफ़ी यूज होता है। तो कभी आपको फुर्सत में आई विल मेक ए वीडियो ओवर देयर व्हेन आई गो टू द फैक्ट्री, तो वहाँ पे वीडियो बना के आपको बताएंगे कैसे कोलीमेटर का हम लोग यूज करते हैं, हाउ दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डील विथ लेजर, ठीक है, स्पेशली व्हेन यू कट समथिंग यूजिंग लेजर बीम, ठीक है, लेजर यूज कर कोई चीज कटिंग करते हैं तो उसमें कैसे ये फोकस करने, लेजर को फोकस करने पे डिजायर्ड पॉइंट कैसे ये हेल्प करता है। कोलीमेटर एक्सट्रीमली यूजफुल ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है। तो आई टेल यू, आई ब्रिंग कोलीमेटर, आई शो इट टू यू, ओके, ठीक है। तो ऐसे आपका आ जाएगा। ये आंसर कितना आंसर आया, कौन सा आ गया आंसर, आंसर आपका आ गया ये वाला ना, डी आंसर हो गया, ठीक है, डी इज द आंसर, ओके। ये क्वेश्चन देखो, ये 2016 में आया है, क्या बोल रहा था, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू सी द इंटायर फुल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। सपोज डेल्टा इज द, ये इसको अप्रूव भी कर सकते हो रे डायग्राम यूज करके, जो पहला लाइन लिखा है ना वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ऐसे आपको जानना भी चाहिए, अगर नहीं भी देता है तब भी आपको मालूम होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो क्या लिखा, सपोज डेल्टा इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द टॉप ऑफ द हेड ऑफ द पर्सन ऑफ हाइट h, the person will be able to see his entire full length image with a mirror of height h/2 fixed on the wall, ठीक, बढ़िया। h हाइट का आदमी है तो पूरा इमेज जो है h/2 मिरर में देख लेगा, ठीक है, ऊपर जो ऐसे लिखा है। अब क्या बोला है, when the bottom edge of the mirror is kept at h/2 from the floor, अच्छा बॉटम वाला पूछा है आपसे। देखो रे डायग्राम बनाओ, इसका रे डायग्राम बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा ये चीज तुमको। जैसे if this is the person, he is standing like this and here he has got the eyes, ठीक है। अब ये जो आईज, ये पूरा जो हाइट आपका है आदमी का वो है h, और ये जो है माथा से लेके आंख तक जो डिस्टेंस है डेल्टा है, डेल्टा है। अब मान लो ये मिरर है तुम्हारा, ये मिरर है, तो ये जो आंख से यहां से अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो इसका हाइट ऐसा होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा,
मतलब कि ये एंगल तो सेम रहेगा, यानी तुम्हारा जो लोअर एंड होना चाहिए, लोअर एंड जो होना चाहिए आपका मिरर का, वो होना चाहिए एट ए डिस्टेंस ऑफ h माइनस डेल्टा अपॉन 2, ठीक है। और एक आपका ऐसे इमेज बन जाएगा, है ना, इस टाइप से बन जाएगा आपका h माइनस डेल्टा बाई 2 हाइट पे, क्योंकि ये फिक्स है पैर इसका, तो h माइनस डेल्टा बाई 2 जो ये आपका बॉटम जो एज होना चाहिए, h माइनस डेल्टा बाई 2 अबव द फ्लोर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका आंख से रेस तो यहीं से देखेंगे ना, आदमी तो ऐसे देखेगा, तो ये जो इस पॉइंट को देख रहा है और ये आपका दूरी सेम होना चाहिए, h माइनस डेल्टा बाई 2 ये h माइनस डेल्टा बाई 2, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको सेटिस्फाई करवाना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देखो यहां तक जो है ये जो दूरी होगा वो h माइनस डेल्टा बाई 2 हो गया, और जो इतना दूरी हो गया ना, ये दूरी हो गया डेल्टा बाई 2, टोटल जोड़ोगे तो h बाई 2 मिरर का हाइट हो जाएगा, मिरर का अंदर लेंथ हो जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत हो बताना। ये देखो ये क्या बोल रहा है, you will consider a convex lens of focal length f. A point object moves towards the lens along with its axis between 2f to f, ठीक है। The speed of object is v naught and its image is vi. अच्छा, ओके, 2f से f के बीच में ये मूव कर रहा है, 2f से f के बीच में जाएगा तो तुम्हारा जो है 2f पे जो होता है 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पे बनता है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और 2f से आगे बढ़ेंगे, f की तरफ बढ़ेंगे तो इमेज डिस्टेंस जो है 2f से आगे चला जाएगा। 2f से पहले अगर इफ u इज मोर देन 2f देन इमेज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। और इन्फिनिटी पे रहता है तो f फॉर्म होता है, लेकिन 2f और f के बीच में रहेगा तो इमेज जो फॉर्म होगा 2f के बियॉन्ड फॉर्म करेगा। ये हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में पढ़े भी हैं, ठीक है, बट इसको करते हैं, ये तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो इमेज फार्मूला ये होता है, लेंस फार्मूला जिसको बोलते हो आप, ठीक है। अब अगर इसका डेरिवेटिव लें हम लोग, क्या आ जाएगा, 1/v² dv by dt and 1/u² du by dt, ठीक। तो यानी कि 1/v², so image will move away from the lens, ये तो ठीक है, इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द लेंस, और ये आपका क्या है, ये vi है, ये v² है, ये u² है और vo है। तो आप देखो व्हेन यू मूव फ्रॉम 2f to f देन v increases, u falls, v increase करता है और u fall करता है। when u was -2f, v is 2f। मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो v² और u² इक्वल, जब आप 2f पे ऑब्जेक्ट होगा तो v² u² दोनों इक्वल होगा, लेकिन
जैसे जैसे 2f से इंक्रीज करेगा, 2f से मतलब 2f से ये लेंस है आपका, अगर 2f पे ऑब्जेक्ट है आपका तो इमेज भी 2f पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में ले जाएंगे तो इमेज आगे जाता जाएगा, मतलब v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इज मोर देन 1, इट इज मोर देन 1 व्हेन यू मूव फ्रॉम 2f to f। इन दैट केस vi क्या होगा, vi vo से बड़ा होगा, vi vo से बड़ा होगा। इमेज मूव अवे फ्रॉम द लेंस, इमेज मूव अवे फ्रॉम द लेंस। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा जो पहले पढ़े हैं उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, जो रे डायग्राम वगैरह कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग पढ़ते थे बचपन में, उसी का यूज कर रहे हैं। बाकी वो चाहे तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, कोई इशू थोड़ी है। बाकी आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से फाइंड आउट भी हो जाएगा, ठीक। आगे चले, दो क्या है, 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है, thin lens or refractant at 3/2 is kept inside liquid or refracted at 4/3, ठीक है। If the focal length of the lens in air is 10, then its focal length in the liquid is what? देखो, focal length in the liquid is given by mu of the glass by mu of the liquid minus 1 by R1 minus 1 by R2। अब हम लोग मान कर चलते हैं कि कुछ नहीं दिया हुआ, तो थिन लेंस में जो है R2 and R1 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। क्योंकि लेंस का ये कर्वेचर लेफ्ट में लाई करता है तो R2 नेगेटिव लेते हैं, और ये कर्वेचर, इसका सेंटर कर्वेचर राइट में लाई करता है तो R1 हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो एक तरह से ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ लिक्विड माइनस 1 इंटू 1/r, ठीक है। और ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, सॉरी ये म्यू नहीं है यार, 1/f है, 1/f, स्मॉल एफ ही कर दो, म्यू नहीं 1/f, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, म्यू नहीं फोकल लेंथ, ये फार्मूला है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस का, ठीक। अच्छा, एयर में दे रखा है इसने, ये लिक्विड का हो गया, एयर में तो इजी है, ये बेसिकली मीडियम का होता है, मतलब म्यू एल ले लिया, लिक्विड है तो म्यू एयर 1 होता है, एयर रहेगा तो ये म्यू जो मीडियम का होगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ द ग्लास, कितना है ग्लास का म्यू, 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r, आर दे रखा है, नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, एफ एयर दे रखा है आपको, एफ एयर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हो गया 0.5, यानी आर हो गया आपका 10, ठीक, आर हो गया 10 सेंटीमीटर। अब यहां इसको निकालो, कितना है, ये 2 म्यू ऑफ ग्लास 3/2 and mu of liquid 4/3 माइनस 1, आर हो गया 10, तो 9/8 माइनस 1 यानी 2 इंटू 1/8 गुने 1/10, 2 चौके 8, यानी FL जो हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर भी 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको? ये म्यू ऑफ ग्लास होता है और म्यू ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में लेंस रखा हुआ है उसका होता है, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन देखो 2019 में आया था, ठीक है, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अच्छा ठीक था। ये देखो 2020 में, तो हर साल देखो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, 19 में आया, 18 में आया, 17 में नहीं आया, 17 में फिर हो सकता उधर आया हो, MSQ या फिर नेट में, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, शॉर्ट रॉड ऑफ लेंथ L and negligible diameter lies along optical axis of the concave mirror at a distance of 3 मीटर, ठीक है। The focal length of the mirror is 1 मीटर, ठीक है। L is less than 1 मीटर, अच्छा मतलब बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा है। L dash is the length of image of the object in the mirror, अच्छा हाँ,
जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस के अलोंग है, ऑब्जेक्ट जो है ना वो एक्सिस के अलोंग है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और 3 मीटर डिस्टेंस पे है, फोकल लेंथ 1 मीटर है। इधर कहीं आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे एल का। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मिरर का फार्मूला था 1+v 1+u इक्वल्स टू 1/f या 2/r, जो भी लिखना है। अब हमको देखना पड़ेगा कि इमेज डिस्टेंस यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी कर रहा है और द इंटरवल एल, और ये 1 मीटर 3 मीटर का दूरी पर रखा हुआ है, यानी u जो है ना वो जो है -3 मीटर के अराउंड वेरी कर रहा है, मतलब 3 मीटर के आसपास ये रॉड रखा हुआ है तुम्हारा, 3 मीटर के आसपास ये रॉड रखा हुआ है। रॉड का लेंथ छोटा है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक काम करो, ठीक है, एक काम ये किया जा सकता है कि पहले हम लोग एक काम करते हैं ना कि जो 3 मीटर दूरी है उसके अकॉर्डिंग v निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 1/v और u क्या है रफली, मतलब रफली निकल जाएगा ना, 3 मीटर है तो इमेज किस डिस्टेंस के अराउंड फॉर्म होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर दूरी पे, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो 3 मीटर के दूरी पे लेंथ रॉड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रॉड का जो इमेज बनेगा वो किस डिस्टेंस पे बनेगा अप्रोक्सीमेटली, वो यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा। फोकल लेंथ दे रखा है, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी इसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कहाँ है 1, ठीक। तो 1/v विल बी इक्वल टू -1 + 1/3, so that will be -2/3. So v will be this. ओके ठीक है, अब एक काम करो, अब इसका तुम डेरिवेटिव लो। डेल्टा यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी जो डेल्टा वी होगा, जो इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का एक्सटेंशन देखो डेल्टा यू एल है, तो इमेज का कितना होगा वो देखना है आप लोग। तो ये आ जाएगा आपका -v² u² डेल्टा यू, यानी कि डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो v² कितना आ रहा है 3/2 का होल स्क्वायर, और u² क्या है 3² और डेल्टा यू क्या है एल, तो ये हो गया एक तरह से l/4, और ये हो गया आपका l डैश। तो l डैश जो है वो l/4 के बराबर है, तब ये आंसर आएगा, l डैश विल बी l/4, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इमेज मिरर है तो उधर ही फॉर्म होगा, कोई नहीं, ठीक है। माइनस का देख लेना कैसे, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ओके।
अब आगे चलते हैं, 2020 का था ये L/4। ये देखो 2021 में आया है। इन द फिगर बिलो द point A is the object and point B is the image found by the lens. L1, L2, L3 denote the optical path length of 1, 2, 3. Identify the statement. अच्छा, देखो एक चीज समझो, कोई भी लेंस सिस्टम से जो इमेज फॉर्म होता है, अलग अलग आप रेज लेते हैं, इनका ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस आपको अलग दिखेगा, पर इनका ऑप्टिकल डिस्टेंस सेम रहता है। और वो इसलिए सेम रहना जरूरी है क्योंकि इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या, सारा रेज एक साथ पहुंच रहा है ना, सारा रेज एक साथ यहां पहुंचा है तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो सारा रेज एक साथ पहुंचने का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि ऑप्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है सारा रेज वो सेम है। ऑप्टिकल डिस्टेंस एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस होता है, अगर कोई मीडियम में ट्रेवल करता है हम लोग, तो ऑप्टिकल डिस्टेंस हम लोग म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज बेसिकली द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस इन द मीडियम is equal, should be equal to time travel to travel equivalent distance in the air। मतलब अगर मान लो कोई 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है ग्लास में, तो हम लोग एक ऑप्टिकल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इनोवेट करते हैं। तो 1 मीटर ट्रेवल करने में, ग्लास में अगर 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसका अगर 2 सेकंड लगता है, तो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ताकि उसको उस डिस्टेंस में ट्रेवल करने में 2 सेकंड लगे, वो डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। खैर ये जगह नहीं है सब इतना डिस्कशन करने का, तो लेकिन यहाँ पे सेम टाइम में सारा रेज सेम टाइम में यहाँ पहुँच रहा है ना, सेम टाइम पहुँचने का मतलब ही है कि उनका जो इक्विवेलेंट वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो सेम होगा। मतलब ऑप्टिकल डिस्टेंस तीनों जो सारे रेज जो बन रहे हैं, इवन यही नहीं बल्कि और भी रेज जो बनेंगे, सबका ऑप्टिकल जो भी कन्वर्ज कर रहा है वो सब ऑप्टिकल डिस्टेंस, सेम ऑप्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा। इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम, ठीक है, कभी ट्राई करना, और नहीं कर पाओ तो हमको बताना, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। याद भी रखो ये सब, ठीक है। ऐसे भी तुम इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये है कि रेज एक साथ निकला, जाके कन्वर्ज किया, तभी तो इमेज फॉर्मेशन होगा। आगे पीछे पहुंचेगा तो थोड़ी इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर तो इंटेंसिव इसका टिमटिमाते रहेगा, कुछ पहुंचेगा अभी, कुछ बाद में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं होगा ना, ठीक है। ये देखो 2021 में पूछा था, ओके, ये हो गया। अब हम लोग को MSQ करना है, MSQ में आपका जो है 4 ऑप्शन रहता है, 4 में से चारों भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको भी। देखो ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द लेंस इज कट along द डायमीटर इन 2 parts, the two lens parts and the object are kept as shown in figure, ठीक है, okay। The image are formed at following distance from the object। इसको एक्चुअली ना ऑरिजिन मान लिया O, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस दिया है, इसको ऑरिजिन मान लिया है O। तो कैसे होगा बताओ। एक तो अगर इस लेंस की बात की जाए, देखो लेंस काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंस काटने से इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है, लेंस काटने से सिर्फ इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है, बशर्ते कि आप लेंस को काट के ऊपर या नीचे नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं कि लेंस को ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, तो उस केस में हाइट वाइट का, ऑब्जेक्ट का हाइट वगैरह का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वही एक्सिस पे ही रखा है, ऑप्टिक सेंटर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो इमेज जहाँ फॉर्म होना है वही फॉर्म होगा। ये इसके वजह से जो इमेज बनाओगे आप ऑब्जेक्ट का, वो ऐसे ही बनाओगे जैसे आप फुल लेंस का बनाते हो, उसका इंटेंसिटी में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो रेज कन्वर्ज करेगा ना वो कम कन्वर्ज करेगा। तो इसकी वजह से जो फॉर्म होगा, तो एफ डिस्टेंस पे है, तो हम लोग को पता है कि एफ डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन्फिनिटी में फॉर्म होता है। तो L1 की वजह से जो आपका इमेज फॉर्म होगा, एक तो आपका इमेज जो फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी में फॉर्म हो जाएगा सिर्फ L1 की वजह से। कुछ रेज ऐसे जाएंगे ना जो इसको मिस होते हुए जाएंगे, तो वो इन्फिनिटी में फॉर्म हो जाएगा इमेज, ठीक है। तो एक तो आपका इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, दूसरा, इस लेंस की वजह से डिस्टेंस कितना है,
2f है, तो L2 की वजह से जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ फॉर्म होगा, वो 2f पे ही फॉर्म होगा। 2f पे ऑब्जेक्ट हुआ तो 2f पे ही इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 4f पे फॉर्म होगा एक तरह से। 2f 4f ना, 4f पे फॉर्म होगा, 2f पे नहीं। 2f तो ये हो गया, और इमेज 2f पे फॉर्म होगा, ये हटा दो, 4f पे फॉर्म होगा। तो 4f हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और अच्छा कुछ ऐसे रेज होंगे जो यहाँ पे जाएंगे और इससे भी टकराएंगे, ठीक है, दूसरे लेंस से भी, तो वो आपका ऐसे जाके कन्वर्ज कर जाएगा। अब इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ये देखो, देखो पहले लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म हो गया इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। अब वो जो इमेज है सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अच्छा, तो पहला लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रहा है इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है, और वो जो इन्फिनिटी पे इमेज है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा तो इस लेंस के लिए यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, कोई राइट हैंड साइड में है, और एफ आपका एफ ही है। ठीक है, एफ मतलब फोकल लेंथ एफ तो दिया ही हुआ है आपको। तो अगर वी निकालेंगे 1 by v equals to 1 by u, 1 minus 1 by u is 1 by f, तो u is infinity। ठीक है, तो 1 by v is 1 by f, मतलब v जो होगा f पे होगा, तो ये यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ये f दूरी पे हो जाएगा। तो कितना दूरी हो गया, तो फाइनल दूरी ये f 2f और f, और तो एक इमेज 3f पे भी फॉर्म होगा। समझ ना कैसे कैसे हुआ। L1 की वजह से इमेज फॉर्म होगा, जो इसको हिट नहीं किया वो तो इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म हो जाएगा, मतलब हिट के देखो जो नीचे जाएगा वो हिट होगा। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा वो तो हिट नहीं होगा ना, ऐसे जाएगा। ये कोई लेंथ नहीं दे रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का ही होगा ये, हाइट वाइट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से जो आएगा वो इन्फिनिटी होगा। अब कुछ जो आपका इमेज फॉर्म होगा जो डायरेक्ट यहाँ से जाएगा वो इसको हिट करेगा, इसको हिट करेगा, मतलब लेंथ अगर मान भी लेते हैं, मान लो कुछ लेंथ अगर मान भी लेते हैं, तो ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो कई सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो एक तो अकेले L1 की वजह से फॉर्म होगा इमेज, वो इन्फिनिटी फॉर्म होगा। जो इसकी वजह से फॉर्म होगा अकेले, वो आपका 2f पे फॉर्म होगा, सॉरी हाँ 2f पे फॉर्म होगा। 2f मतलब यहाँ से 2f, तो टोटल 4f हो जाएगा। अब कुछ रेज ऐसे होंगे जो इससे रिफ्रैक्ट करेंगे और इसको हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे तो वो आगे f पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगे, f फ्रॉम द सेकेंड लेंस, तो वो हो जाएगा f 3f पे फॉर्म होगा। सारा डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन सही बन जाएगा, बी सी डी। आई होप इट्स क्लियर। ये क्वेश्चन देखो, ये 2021 में आया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल टैंक 2.2 मीटर इन डायमीटर विच इज हाफ फिल्ड विथ वाटर। ये ऐसे सिलेंडर रख दिया है, मतलब ओपनिंग तुम्हारे सामने है, मतलब ऐसा वर्टिकल नहीं रखा है, ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टल, और ये क्रॉस सेक्शन ओपनिंग दिख रहा है। ठीक है, अब उसमें क्या किया है, द स्पेस अब उसको आधा पानी से फिल कर दिया है। ये वाटर है, सब वाटर है, ये ऊपर गैस है। ये गोल रहेगा, इलिप्टिकल हो गया क्योंकि फिगर को ना थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है, इसको ऐसे ऐसे तो अब सही बनेगा। अच्छा ठीक है, तो हाफ इज फिल्ड बाय वाटर और उसके ऊपर एयर है। स्मॉल लेजर मूव्स अराउंड द बॉटम ऑफ द सर्फेस एंड एम्स ए लाइट टुवर्ड द सेंटर। ये लेजर है, ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, पेरीफेरी पे। When the laser moves a distance of s equals to 1.09, ये आपका दिया हुआ है 1.09 और बियॉन्ड, इससे इतना या इससे अधिक अगर मूव करता है, बियॉन्ड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इन द वाटर, नो लाइट इंटर्स द गैस। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1.09 से अगर लेजर पॉइंट कर रहा है, तो ये मान लो आपका थीटा आई है। ठीक है, तो उस केस में जो ये नॉर्मल हो गया,
तो जो लाइट है इट इज अंडरगोइंग ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लाइट इज अंडरगोइंग इट. अगर दिस थीटा becomes theta c when s is 1.09. जब s 1.09 है तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है इट बिकम्स ए क्रिटिकल एंगल. ठीक है. और क्रिटिकल एंगल में रिफ्रैक्टेड लाइट जो है 90 डिग्री जो है बेंड कर जाता है. 90 डिग्री जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है. तो उस केस में ये गैस में नहीं जाएगा. और अगर 1.09 से और अधिक जाएंगे तो ये पूरा का पूरा वाटर के अंदर ही आ जाएगा. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि when s is 1.09 the angle of incident becomes equal to critical angle for this water and gas interface. ठीक है. क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? थीटा सी निकाल सकते हैं आप स्नेल्स लॉ लगा लीजिए. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.33 साइन थीटा सी इक्वल्स टू गैस का क्या है? गैस का निकालना है तुमको. मान लो गैस का म्यू है और 90 डिग्री हो जाता है तभी ना ये गैस में नहीं जाएगा. गैस में नहीं जाने का मतलब क्या है? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री हो गया है. ठीक है. अब थीटा सी निकाल लो. कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगा. व्हाट इज थीटा सी? s by r. s is given to you 1.09. व्हाट इज रेडियस? 2.2 जो है डायमीटर है तो 1.1 हो जाएगा रेडियस. तो ये कितना आ जाएगा? क्या जाएगा? 1.09 0.99 रेडियन. इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो. डिग्री में थीटा सी हो जाएगा 0. और इंटू पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो एक रेडियन में 180 बटा पाई हो जाएगा. देखो कितना आ रहा है? गुना 180 भागा ये आ रहा 56 पॉइंट डिग्री. क्रिटिकल एंगल जो है 56.77 डिग्री आ रहा है. ठीक है. डी वाला आंसर सही है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो. साइन थीटा सी करो इसको. ये आ रहा 1.33 साइन थीटा सी आ गया 0.836. तो इसको 1.33 से गुना कर देते हैं. ये आ रहा है म्यू इज 1.11. तो ए का आंसर गलत है. 1.05 नहीं है. ये गलत हो गया. अब क्या बोल रहा है देखो. टाइम टेकन फॉर द लाइट बीम टू ट्रेवल फ्रॉम द लेजर टू द रिम ऑफ द टैंक. देखो ये आपका पाथ है. ठीक है. When s is less than 1.09, s अगर लेस देन 1.09 होगा तो उस केस में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. लाइट कुछ इस टाइप से जाएगा. ठीक है. तो उस केस में कितना टाइम ट्रेवल हो जाएगा? पहले हम लोग काम करते हैं. ऑप्टिकल डिस्टेंस निकाल लेते हैं. ये आपका 1.33 है गुने रेडियस 1.1. ये तो आपका उसमें हो गया, वाटर में हो गया. और गैस में कितना हो जाएगा? 1.11 इंटू ए रेडियस 1.1. ये हो गया ऑप्टिकल डिस्टेंस. तो ऑप्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे तो सिंपली इसको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से, ऑप्टिकल डिस्टेंस क्या है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द एयर है. म्यू से जब गुना कर देते हैं दैट बिकम्स इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर. ठीक है. तो 3/10⁸ ऐसे कर लो. तो कितना बन जाएगा? 1.33 प्लस 1.11 और गुने
1.1 और भागा 3, तो ये आ रहा है 8.9 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये ठीक आ रहा है, ये सही है। और अगर s मोर देन 1.09 होगा तो उस केस में ये लाइट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उस केस में आपका 1.11 न रखे 1.33 ही हो जाएगा। ठीक है, जब 1.33 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 1.33 गुने 2.2 और भागा 3, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 9.75 नैनो सेकेंड। तो ये भी सही है, सी भी सही है। तो बी सी डी करेक्ट है आपका, बी सी डी जो है ना वो सही आंसर है, ए गलत है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत है। समझ में आ रहा है? सिंपल क्वेश्चन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, एमएसक्यू इतना ही था। नेट में देखो मोर देन सॉरी इसमें न्यूमेरिकल आंसर रहेगा 9.7, 4.2, 11.1, 10.0 इस टाइप का आंसर रहेगा। ठीक, करते हैं इसको। When sunlight is focused on paper using biconvex lens, it start to burn in the shortest time if lens is kept 0.5 above it. The radius of curvature of the lens is 0.75. ठीक है, the refractive index of the material is अच्छा शॉर्टेस्ट टाइम में बर्न कर रहा है, मतलब 0.5 जो है वो फोकल लेंथ है ना। मतलब लेंस को बचपन में हम लोग ये सब करते थे ना, अभी भी पता नहीं करते हैं कि नहीं आप लोग। हम लोग हाथ वाला जो एक लेंस मैग्नीफाइंग लेंस होता है उसको पेपर पे लेके बर्न करते थे। अभी तो देखो सब मोबाइल में ही बच्चा लोग बिजी हो जाता है, मतलब ये सब एक्टिविटी करने का फुर्सत ही नहीं है लोगों को। ये सनलाइट फॉल कर रहा है, ये सब एक्टिविटी करना चाहिए, यहाँ जाके फोकस हो रहा है। तो ये मतलब फोकस हो रहा है, मतलब ये फोकल लेंथ होगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ दे दिया है आपको एक तरह से 0.5। अच्छा, ये मटेरियल, इसको बोलना चाहिए कि मटेरियल क्या, मटेरियल मतलब जिससे ग्लास जो बना है तुम्हारा, क्या लेंस है ना उसको। ठीक है, चलो समझ में तो आ ही रहा। तो फार्मूला ये होता है 1/f इज, अब बाईफोकल कॉन्वेक्स लेंस है तो आर सेम ही रहता है दोनों, 2/r हो जाएगा। निकालो कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस r/2f। कितना हो जाएगा, r कितना दिया हुआ है तुमको 0.75, 2 गुने 0.5 यानी हो गया 1.75 आंसर हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। फार्मूला याद रखिए, ये वाला फार्मूला ये ऐसे होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 जो होता है तुम्हारा जो लेंस लेते हो आप, तो ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। तो चूंकि r1 का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में फॉल करता है तो r1 पॉजिटिव लेते हैं, r2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में फॉल करता है तो r2 का नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ r1 विल बी r एंड r2 विल बी माइनस r, तो ये आ जाएगा आप तुम्हारा। ठीक है, ऐसे करते हैं। फार्मूला याद रखिए वाला, रिमेंबर दिस फार्मूला। ठीक है, जो जो चीज हम याद करने बोलो याद कर लो, बहुत कम चीज हम याद करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज। पहले मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। देखो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाई यू एंड दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले तुम निकाल लो ये सब, u जो तुम्हारा कितना दिया हुआ है -30। ठीक है, और रेडियस कॉनकेव मिरर है तो रेडियस का कर्वेचर -40 हो गया। फार्मूला आपका ये है। ठीक है,
तो इसको लगाओ, 1/v निकालना है तुमको, 2/r माइनस 1/u। अब r आपका -40 हो गया और u आपका -30 हो गया, तो कितना आ जाएगा, एक तरह से 1/20 हो गया, तो 60 लघुत्तम हो गया, 3 और 2 -1/60, ठीक है। यानी v इज, सब लेफ्ट साइड ही रहेगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी माइनस ऑफ -60 अपन माइनस क्या, u कितना है 30, हाइट ऑफ इमेज no, height of object 2 centimeter, so this is going to be hi is going to be -4 centimeter, -4 मतलब image is inverted, ठीक है। हाइट जो इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस साइन मतलब इमेज इन्वर्टेड है। ओके, समझ में आ रहा है, समझने का ज्यादा कुछ है नहीं देखो इसमें, ठीक है, मतलब आया है तो कर रहे हैं। ये कौन से ईस्वी में आया था, 2019 में आया था, 2020, तो लगातार देखो क्वेश्चन आ ही रहा है एक तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी तो था। देखो क्या लिख रखा है, कंसिडर थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n equals to 1.5, radius of curvature of one surface is twice the other, the magnitude of larger radius of curvature in the unit of focal length is, अच्छा फार्मूला आपको हम बताए अभी, 1/f is mu minus 1 1/r1 minus 1/r2, ठीक है। अच्छा, वन सरफेस इज ट्वाइस द अदर, मतलब r1 मान लो जो है वो r2 का ट्वाइस है, इट इज ट्वाइस, या r2 मान लो क्योंकि बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ठीक है, r1 चलो r1 को ही ले लो, 2r and r2 is r, सपोज r2 is r, तो ऐसे अगर लोगे आप, ये आप 2r ले रहे हो और ये r ले रहे हो, तो ये r2 को नेगेटिव लोगे ना आप, क्योंकि ये इसका सेंटर कर्वेचर तो लेफ्ट साइड रहेगा, r1 का सेंटर कर्वेचर जो है राइट साइड रहेगा, ये वन सरफेस है या सेकंड सरफेस है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, म्यू माइनस और म्यू कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस 1, r1 आपका 2r हो गया, और ये हो गया -r क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसका जो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर कर्वेचर है वो राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड सरफेस का सेंटर कर्वेचर लेफ्ट साइड में है तो उसको नेगेटिव लेंगे आप, सेंटर से लेफ्ट को नेगेटिव लेते हैं हमेशा हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 गुने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड रेडियस 2r पूछा है तुमसे, 2r इज व्हाट, लार्जर रेडियस पूछा है, 2r हो जाएगा 1.5 f के टर्म से पूछा है, तो 1.5 विल बी द आंसर इन द यूनिट ऑफ फोकल लेंथ है, तो f जो है आपका यूनिट हो गया, और लार्जर रेडियस का पूछा है, ठीक है जी। एनी डाउट, ये 2020 में आया था, देखो ये 2021 में आया है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है इससे, मतलब पहले तो देखिए कम क्वेश्चन आता था तो मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी देख रहे हैं कि पीछे 4-5 सालों में लगातार आया है क्वेश्चन, तो करिए इसको, इजी टॉपिक होता है। देखिए क्या लिखा है, लेजर बीम साइंस अलोंग द ब्लॉक ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, पार्ट ऑफ द बीम गोज इनटू डिटेक्टर D1, ठीक है, while the other travels the block and then hits the detector D2. The time delay between arrival of the two light is inferred to be 6.25 nanosecond, ठीक है। देखो जो D1 में जा रहा है और जो D2 में जा रहा है उनके ऑप्टिकल पाथ अलग अलग हैं, जो D1 में जा रहा है उसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो गया 2.5 मीटर है ना, ये हो गया
2.5 अपॉन सी, ये टाइम लगेगा जो D1 में जा रहा है, और जो D2 में जा रहा है वो एक मटेरियल से होते हुए जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया, निकालना है वो, तो उसका जो ऑप्टिकल पाथ जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू 2.5, ये टाइम हो जाएगा। और ये डिफरेंस तुमको दे रखा है 6.25 इंटू 10⁹, ठीक, तो कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2.5 और 3 इंटू 10⁸ इधर ले लो, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू निकाल लो, ये कट जाएगा, सेवन पॉइंट फाइव, सॉरी नैनो सेकेंड है ना, माइनस होगा, हाँ, तो 7.5 म्यू विल बी 1.75 आंसर आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया है, 2021 में आया है क्वेश्चन ये। आगे चले, ये आपका 2000, ये भी 2021 में आया, गुड, 22 में आया होगा पता नहीं, 21 लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं, तो दो क्वेश्चन 21 में आया है, और उधर ऑब्जेक्टिव वाला भी चेक करना पड़ेगा, वो शायद उसमें भी आया हो। ये यार सर्किल थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करो तभी ऐसे करो, हाँ अब सर्किल दिखेगा। जो क्या लिखा है, हेमिस्फेयर ग्लास लेंस रिफ्रैक्टिव 1.5 having radius of curvature r equals to 12 centimeter for the curved surface, the incoming ray parallel to the optic axis, principal axis बोलते हैं, is incident on the curved surface at a height of 1 centimeter, ये 1 centimeter है। Above the optic axis as shown in figure, the distance d from the flat surface at which the ray crosses the optic axis is। देखिए ऐसे क्वेश्चन स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पहले तो आप इसका नॉर्मल ड्रा कर लो, क्योंकि ये स्फेयर है तो नॉर्मल जो होगा नॉर्मल ऐसे ड्रा होगा जी, सेंटर से पास करेगा, है ना। अब ये थीटा निकल जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये दे रखा है 1 और आर भी दे रखा है, आर कितना है 12, तो साइन थीटा जो है 1/12 हो गया, ठीक है। तो जो ये थीटा होगा ये आपका रे हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही रहेगा, थीटा आई विल बी थीटा, सेम एज थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा थीटा आर, स्नेल्स लॉ लगाओगे तो थीटा आर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या स्नेल्स लॉ है, इधर आपका एयर है, तो एयर का तो 1 इंटू थीटा आई इक्वल 1 इंटू साइन थीटा आई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो यहां से आ गया साइन थीटा आर इज साइन थीटा 1/12 हो गया गुने 1.5, ये थीटा आर हो गया, ठीक है। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो अगर इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये एंगल थीटा आई रहेगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा आई माइनस थीटा आर, और जितना ये एंगल होगा वही एंगल ये भी बनेगा, ये भी यही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे जो स्नेल्स लॉ लगाओगे आप, तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा 1.5 इंटू साइन थीटा आई माइनस थीटा आर
ये हरा रंग दिख रहा है जी, थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलो कोई नहीं। और ये एंगल मान लो कि अल्फा है, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन अल्फा। अब क्या करें, थीटा आई थीटा निकालने पहले ऐसा पुट कर देंगे, साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा तो यही एंगल अल्फा हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, यही एंगल अल्फा हो जाएगा, डी निकल जाएगा आपका। ऐसा करेंगे ना, ये 1 दे रखा है, दिस विल बी व्हाट 12 cos थीटा, तो ये 12 cos थीटा आ जाएगा, तो इसको प्रोड्यूस कर दोगे तो ये एंगल तुमको पता है, ये आपका 12 cos थीटा है, तो ये निकल जाएगा। इसको जो है हम लोग 1 सेंटीमीटर से घटा देंगे तो ये आ जाएगा हाइट h डैश, है ना। देखो पहले थीटा आई थीटा निकालो तभी बात बनेगा, ऐसे बोलते रहने से फायदा नहीं है। क्या है 1/12 है ना, साइन थीटा 1/12, तो थीटा हम लोग उसमें निकाल लेते हैं, डिग्री में निकाल लेते हैं, शिफ्ट साइन इनवर्स 1/12, थीटा आई जो हो गया हमारा दैट इज 4.78 डिग्री। एक बार चेक कर लेना, हमको था कैलकुलेटर सीखना है यूज करने के लिए। साइन इनवर्स 1 क्या आ रहा है 90, हाँ ठीक है डिग्री में है। अच्छा थीटा आर निकालो, थीटा आर क्या बनेगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/12 गुने 1.5 18 हो जाएगा ना, 18 ये आ रहा 3.18, ठीक डिग्री, ठीक। अब हम लोग जो अल्फा निकाल लें पहले, साइन साइन ऑफ थीटा आई माइनस थीटा आर क्या हो जाएगा, थीटा आई माइनस थीटा आर विल बी हाउ मच 0.6 है ना, नहीं 1.6, तो घटाओगे तो 0.6 1.6, तो साइन अल्फा हो गया हमारा साइन ऑफ 1.6 डिग्री गुने 1.5, ठीक है, तो साइन अल्फा कम्स आउट टू बी, और इसका भी साइन इनवर्स निकाल लें क्या 0. ठीक। अच्छा अब जरा ये एच डैश निकालो पहले, थीटा माइनस थीटा आर, ये 12 cos थीटा कितना हो जाएगा 12 इंटू कॉस ऑफ 4.78, ये हो गया 11.9582, ठीक। अब ये हाइट निकालो h डबल डैश विल बी, यहां से निकालो तो कितना डाउन हुआ, ये हो जाएगा 12 इंटू tan ऑफ थीटा माइनस थीटा, मतलब 12 cos थीटा 11.9582 गुने tan ऑफ थीटा माइनस थीटा 1.6। अच्छा ये आ गया आपका 0.334 सेंटीमीटर। एच डैश जो हो जाएगा ये लाइन, एच डैश हो जाएगा एच माइनस एच डबल डैश, मतलब 1 माइनस, ठीक
1 माइनस 0.334, ये जाएगा 0.666 है, हाँ 0.666। अब ये जो डिस्टेंस होगा d, ये कितना बन जाएगा 0.666 अपॉन d इज tan अल्फा। साइन अल्फा निकाल लिए हैं, tan अल्फा निकालो, साइन अल्फा निकाल लिए हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.04188, ये एंगल आ रहा है 2.4, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, सॉरी बहुत कैलकुलेशन है यार, 0.666 भागा tan अल्फा, सॉरी 15.89 है, बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये आंसर आ रहा भाई, बनेगा ऐसे ही, बाकी एक बार कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। ओके, सो दैट्स द आंसर। तो वी हैव डन दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर बनेगा इंटरफेरेंस का, फिर डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी विल डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं हाल के सालों में 2015-16 के बाद दे आर आस्किंग क्वेश्चन एवरी ईयर, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। इजी टॉपिक होता है, फार्मूला बेस्ड होता है, तो स्नेल्स लॉ वगैरह ये सब ज्योमेट्री आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते भी हैं, ठीक है। सो लेट मी फिनिश ओवर हियर, थैंक यू वेरी मच। और if you are liking these videos and you are finding the videos to be useful for your exam, then you can subscribe to my channel Trajectory Education, and you can also download the app T-Vidya Learning app, ठीक है, and you can let others also know about it, ठीक है, so that the more and more people can get benefited. Thank you very much.